नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उस जबलपुरिया अंग्रेज की आत्मकथा से एक संस्मरण लेकर आया हूँ, जो जबलपुर की गढ़ा की रानी रानी दुर्गावती, मुगल बादशाह औरंगजेब और मधुमक्खियों से संबंधित है। यह कथा विलियम हेनरी स्लीमन की रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल, अनुवाद वरिष्ठ लेखक राजेंद्र चंद्रकांत राय। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए कथा सुनते हैं। विलियम हेनरी स्लीमन जबलपुर से आगे निकल रहे हैं। लिखते हैं कि 23 को हम 9 मील आगे चलकर संग्रामपुर पहुंचे। फिर वहां से 9 मील और आगे चलकर जबेरा जा पहुंचे। जबेरा घाटी एक बड़े तालाब के किनारे पश्चिम दिशा में है। अब पूरी घाटी को वहां बसे हुए 24 गांवों ने पूरी तरह ढक लिया है। यहाँ तालाब के पानी को एक लंबी दीवार के जरिए रोका गया है। यह दीवार आगे बढ़ती हुई दो अन्य पहाड़ियों से जाकर मिलती है। ये पहाड़ियां 4 मील की लंबाई में जबेरा की दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। यह दीवार विंध्य पर्वतमाला के दो स्वतंत्र पहाड़ों में कटाव उत्पन्न हो जाने से बनी है। दोनों पहाड़ आगे जाकर आपस में जुड़ गए हैं। ये पहाड़ आधा मील दूर लंबे 100 फुट चौड़ाई की बुनियाद वाले और लगभग 100 फीट ऊंचे हैं। दीवार में कई जगहों पर कटाव आ गया है, परंतु ऐसे कटावों को भरा नहीं गया है। दीवार के मध्य में से तो एक जलधार निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई तालाब तक पहुंचती है। अब यहाँ पर बहुत से छोटे मोटे उद्योग धंधे किए जाते हैं और इसी कारण इस छोटे से गांव में लोग प्रसन्नता पूर्वक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। हमारा तंबू जिस आम के बगीचे में गाड़ा गया था, वह बगीचा जबेरा गांव से ही संबंधित एक जमींदार का था। जमींदार मुझे उस दीवार का टूटा फूटा हुआ हिस्सा दिखाने ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह दीवार मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म से जगह जगह पर तोड़ डाली गई है। मुगलों का इतिहास फेयरी टेल की कहानियों जैसा ही है और यह बादशाह तो एक बड़ा विध्वंसक रहा है। वह अपने समय में ऐसे सारे भवनों और निर्माणों को ढहा डालने की मंशा लेकर चला करता था जिन्हें हिंदुओं ने बनवाया हो। भारत का एक भी व्यक्ति उस बादशाह का नाम स्वदेशी भावनाओं के साथ जोड़ना पसंद नहीं करता, बल्कि उससे घृणा करता है। औरंगजेब के सभी काम हिंदुओं के देवताओं और मंदिरों के खिलाफ ही रहे हैं। यहाँ के लोगों की यादें ऐसी ही करुणापूर्ण घटनाओं से भरी पड़ी हैं। यदि हम भी आज भी हिंदुओं के कुछ स्मारक स्तंभ या किले मौजूद देख पाते हैं, तो इसे एक आश्चर्यपूर्ण चमत्कार ही समझना चाहिए। इस मुगल बादशाह को उसकी सभी बुराइयों के साथ ही याद किया जाता है। जबलपुर में भेड़ाघाट के एक मंदिर के बड़े पुजारी ने मुझे बताया कि औरंगजेब की फौज ने यहाँ के मंदिरों की मूर्तियों के सिर, नाक और भुजाएं अपनी तलवारों से यह कहते हुए तोड़ डाली थी कि यदि इन मूर्तियों के अंदर वास्तव में देवता निवास करते हैं तो वे अपनी रक्षा स्वयं ही कर लेंगे। जब फौज के लोग गौरी शंकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और वहां मूर्तियां तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों का हमला इतना भीषण था कि फौज में भगदड़ मच गई। फौज के सिपह सालार ने कहा, यहाँ जरूर ईश्वर जैसा कुछ है। हमें अब उन्हें और पीड़ा पहुंचाकर मुसीबत में नहीं पड़ना है। यदि आपके सारे देवता अपने देवत्व का इसी तरह प्रमाण देने लगेंगे, तो कोई भी कभी भी उनकी नाक तक स्पर्श नहीं कर सकेगा। वहां इस बारे में जो कहानियां फैली हुई हैं, उनके अनुसार इस घटना के बाद बादशाह की सेना ने मूर्तियों को तोड़ना फोड़ना बंद कर दिया।
फिर भी एक दुष्ट सिपाही गौरी शंकर मंदिर के अंदर घुस ही गया और उसने शिव के वाहन नंदी का एक कान तोड़ डाला। गौरी ने शिव से कहा, हे स्वामी, आपने देखा कि इस दुष्ट आदमी ने नंदी के साथ कैसा बर्ताव किया है। शिव ने यह देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है अपना सिर घुमाया। तभी सिपाहियों ने देखा कि उनके चारों तरफ असंख्य मधुमक्खियां भनभनाती हुई आक्रामक मुद्रा में चली आ रही हैं। मधुमक्खियां संगमरमर की चट्टानों में लगे हुए छत्तों से निकल निकल कर चली जा रही थीं और सिपाहियों पर हमला कर रही थीं। पूरी की पूरी फौज सिर पर पैर रखकर ऐसी भागी मानो हवा में उड़ी चली जा रही हो। फौजी गौरी शंकर मंदिर से 5 मील दूर तेवरी या तेवर गांव में जाकर गिरे। मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते अभी भी भेड़ाघाट की संगमरमरी चट्टानों में लगे हुए हैं। हो सकता है कि बादशाह की पूरी फौज ऐसी ना हो, बल्कि कुछ लोग ही इस प्रकार की ओछी हरकतें करके पूरी फौज को ही बदनाम कर देते हों। यह भी हो सकता है कि किसी सैनिक ने जाने अनजाने मधुमक्खियों के छत्ते से कोई छेड़खानी की हो। मैं स्वयं मधुमक्खियों के एक ऐसे ही हमले का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने देखा है कि मधुमक्खियों का एक छत्ता ही पैदल सेना की 6 कंपनियों, गोला बारूद देने वाली सेना और घुड़सवार सेना को धराशायी कर सकता है। सेना के घोड़े और बैलगाड़ियां तो कुछ मील तक हवा में उड़ती हुई चली गई थी। अफसर लोग मधुमक्खियों से अपने को बचाने के लिए तंबुओं में घुस गए थे और उन्होंने बिस्तर के कपड़ों को अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। जिन्हें कपड़े नहीं मिल पाए, उन्होंने जमीन पर बिछी हुई दरियों के नीचे घुसकर शरण ली थी। सेना के नौकर चाकर कंबलों को ओढ़कर भाग खड़े हुए और दूर जाकर एक जगह पर खुद को ठीक से ढांके मूंदे हुए ऐसे पड़ गए थे मानो वहां पर जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें पड़ी हों। घोड़े तो लगभग पागल ही हो गए थे। घोड़ों ने अपने सवारों को नीचे गिरा दिया था। कुछ के हाथ पैर तोड़ डाले थे और कुछ को तो उन्होंने मार ही डाला था। घोड़ों को खरहरा करने वाले लोग अपने घोड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने मधुमक्खियों के इस हमले को भोगा था, उन्हें तो यह शत्रु फौज के द्वारा किया गया एक जबरदस्त हमला ही प्रतीत हुआ होगा उन्हें। मैंने देखा कि कुछ तो इस मुसीबत से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे भी थे जो मधुमक्खियों से अपने प्राण नहीं बचा पाए थे। इसी दौरान एक चकित कर देने वाला दृश्य भी मैंने देखा था। वह यह कि एक बैल बैठा हुआ मजे से जुगाली कर रहा था, जैसे यह सब कुछ उसके मनोविनोद के लिए हो रहा हो। जो पशु पूरी तरह शांत बने रहकर अपनी जगह पर बैठे हुए थे, मधुमक्खियों ने शायद ही उन्हें छुआ हो। इसी तरह एक और घटना के बारे में मुझे बताया गया है। सागर जिले में आयरन नामक जगह पर बीना नदी के किनारे एक स्वतंत्र पत्थर का बहुत खूबसूरत स्तंभ है। इस स्तंभ की ऊंचाई 50 फुट से भी अधिक होगी। स्तंभ में कृष्ण की आकृति बनी हुई है। उनके सिर के पीछे प्रभा मंडल भी दर्शाया गया है। इस प्रभा मंडल से उत्पन्न होने वाली चमकदार किरणों में से कुछ किरणें मंद पड़ गई हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा औरंगजेब के हुक्म से चलाए गए तोप के गोले के कारण हुआ है। बादशाह की फौज तब इस रास्ते से होकर दक्खन की ओर जा रही थी। तोप का गोला लगने से प्रभामंडल के कुछ टुकड़े नीचे जमीन पर पहुंचते उससे पहले ही मधुमक्खियों का झुंड फौज पर टूट पड़ा और उसने फौज के छक्के छुड़ा दिए। तब बादशाह ने अपने तोपची को तोप चलाने से मना करते हुए कहा, हमें ईश्वर की उपस्थिति का सबूत मिल गया है। भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां इससे मिलती जुलती चमत्कार पूर्ण घटनाएं ना घटी हों। यही लोक विश्वास है। ऐसी विचित्र घटनाओं ने ही औरंगजेब को यह मानने के लिए बाध्य किया कि उन मंदिरों धार्मिक स्थलों में ईश्वरीय वास है। लोगों की परंपराओं में भी यही बात दिखाई देती है।
और महंतों पुजारियों की खोजपूर्ण बातों में भी ऐसी घटनाएं मौजूद हैं। मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि मधुमक्खियों के छत्ते ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर लगे होते हैं। इसी प्रकार पुराने मंदिरों में भी मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहे होंगे। स्थानीय राहगीर, सैनिक और पड़ाव डालने वाले लोग ऐसे पेड़ों के नीचे बैठकर अपना भोजन पकाते रहते हैं। वे इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं कि उस पेड़ के नीचे खाना न बनाया जाए जिस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हो, क्योंकि धुएं के कारण विचलित होकर उनके छत्ते से बाहर निकल पड़ने की संभावना बनी रहती है। खास तौर पर ऐसे दिन तो जरूर ही जब हवा न चल रही हो और वातावरण शांत हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यात्रीजन पेड़ों पर लगे हुए छत्तों को देख नहीं पाते या फिर तब देख पाते हैं जबकि बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक धुआं उठकर छतों तक जा पहुंचता है और धुएं से परेशान होकर मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल पड़ती हैं। छत्तों से निकली हुई ये मधुमक्खियां गुस्से में पागलपन की सीमा तक पहुंच जाती हैं और ऐसे में जो उनके सामने पड़ता है उसकी दुर्दशा कर डालती हैं। सन 1817 में मेरी रेजिमेंट की 3 कंपनियां खजाने के रक्षक दल के रूप में खजाना लेकर नाव से इलाहाबाद से कानपुर जा रही थी। यह खजाना हेस्टिंग्स की फौज के लिए ले जाया जा रहा था। सैनिक प्रतिदिन अपना रात का खाना नदी के किनारे तट पर बनाया करते और खाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन एक सिपाही पेड़ के नीचे अपना खाना पका रहा था। उसने यह नहीं देखा कि उसी पेड़ पर काफी ऊंचाई में मधुमक्खियों का छाता लगा हुआ है। अन्य सिपाही भी उसी स्थान पर अन्य पेड़ों के नीचे अपना अपना खाना पका रहे थे। खाना पकाते समय वे सभी लगभग खुले बदन ही थे। भोजन पकाते समय यहाँ अमूमन एक गमछा भर लपेटे रहने का रिवाज है। पत्थर के अस्थायी चूल्हों से धुआं उठा और धीरे धीरे मधुमक्खियों के छत्ते तक जा पहुंचा। मधुमक्खियां अपने उफनते हुए क्रोध के साथ बाहर निकल पड़ी। फिर क्या था, खजाना, भोजन और वहां का सब कुछ पल भर में तहस नहस हो गया। भगदड़ मच गई। यूरोपियन अफसरों सहित सबके सब अपनी अपनी नाकें दबाकर गंगा नदी में डुबकी लगाए। इसके बावजूद मधुमक्खियां पानी के ऊपर भनभनाती रहीं और लगातार कोशिश करती रहीं कि उन लोगों को अपने डंक चुभो दें। कुछ यूरोपियन अफसरों ने दरियां ओढ़कर खुद को नाव में छुपा लिया था। उस दिन गर्मी भी बहुत थी। उस एक आदमी की बेवकूफी के कारण पूरे रक्षक दल को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यह जरूर था कि रात के घने अंधकार ने मधुमक्खियों के साथ संघर्ष को समाप्त करने में अपना योगदान ही किया था। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि गढ़ा की वृद्ध और कमजोर रानी लक्ष्मी कुंवर हमारे साथ साथ कटंगी तक चली आई थीं, क्योंकि वे मुझे और मेरी पत्नी को विदा देना चाहती थीं। रानी साहिबा मेरी पत्नी एमिली के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बना चुकी थीं। यह उनकी आदत में शुमार हो गया था कि हर सप्ताह एक पूरा दिन वे हमारे घर पर मेरी पत्नी के साथ बिताया करती थीं। एमिली ऐसी एकमात्र यूरोपियन महिला थी जो रानी के प्रति पूरा सम्मान और हार्दिक प्रेम रखती थी। इसी कारण रानी साहिबा भी एमिली के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई थी। उनके मन में इस साधारण से आदर और दयालुता के प्रति गहरा मान था। रानी साहिबा के पति नाहर शाह एक ऐसी लंबी शासक परंपरा के अंतिम शासक थे जिसमें 62 शासक हुए हैं। नाहर शाह ने सन 1721 में इस इलाके को सागर कांड के बाद त्याग दिया था। वे सन 1789 में सागर जिले के खुरई किले में कैदी की तरह मरे। उनकी 2 विधवा रानियां थीं। एक तो उनके साथ ही सती हो गई थी, परंतु दूसरी रानी को उनकी कम उम्र के कारण सती होने से रोक दिया गया था। उस समय उनकी आयु 15 वर्ष से ज्यादा न रही होगी। रानी साहिबा को सागर सरकार से एक छोटी सी पेंशन मिलने लगी थी। जब नागपुर के मराठों का सागर पर कब्जा हुआ
तब यह पेंशन और भी कम कर दी गई। जबलपुर भी नागपुर शासन के अंतर्गत चला गया था। बाद में जब यह इलाका अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आया, तब भी रानी साहिबा की पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। कुल 100 रुपया प्रति माह की साधारण सी पेंशन में उनका खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। अब रानी साहिबा की उम्र 60 वर्ष के आसपास होगी, परंतु इस उम्र में भी वे अत्यंत दर्शनीय महिला हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपने युवावस्था में कितनी खूबसूरत रही होंगी। वे किसी भी अवसर पर पुरुषों के सामने बिना घूंघट के नहीं आती। सन 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जबलपुर पधारे थे। तब मैंने इन वृद्ध रानी साहिबा का उनसे परिचय कराया था। वे रानी साहिबा से मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे और तब उन्होंने उनके सम्मान में शॉल का एक जोड़ा भेंट किए जाने का अपने अनुचरों को आदेश दिया था। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के जमा खाने में एक घटिया सा शॉल ही था। तब लॉर्ड बेंटिक ने कहा था कि इतना घटिया शॉल ना तो गवर्नर जनरल के द्वारा भेंट किए जाने के योग्य है और न ही एक सम्माननीय रानी के द्वारा ग्रहण किए जाने के योग्य। एक दिक्कत यह भी थी कि उनका अपना तोशक खाना आगे रवाना हो चुका था, इसलिए वहां से भी शॉल प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। तब उन्होंने अपनी यह इच्छा जता दी थी कि बाजार से शॉल का उम्दा जोड़ा खरीदा जाए और उनकी तरफ से रानी साहिबा को भेंट में दे दिया जाए। यह आदेश मेरी उपस्थिति में ही दिया गया था। मुझे तभी सागर वापस भेज दिया गया था और मेरे सामने लॉर्ड बेंटिक के आदेश पर अमल नहीं हो सका था। सन 1835 में जब मैं फिर से जबलपुर लौट कर आया तो मैंने पाया कि रद्द कर दिया गया वही घटिया शॉल रानी साहिबा को भेंट कर दिया गया था। इससे भी लज्जाजनक बात यह थी कि रानी साहिबा उसे कभी कभी अपने कंधों पर डाल दिया करती थी। ऐसा वे गवर्नर जनरल के प्रति आदर के कारण करती थी। मुझे विश्वास है कि यह सब उस आदमी ने किया होगा जिसके ऊपर बाजार से खरीदने की जिम्मेदारी थी। रानी साहिबा ने इस बारे में अपनी ओर से कभी कोई चर्चा नहीं की थी। मैंने स्वयं ही इस बारे में उनसे पूछा और कहा कि भेंट में दिए गए शॉल वे मुझे दिखाएं। उन्होंने बहुत अनिच्छा से मुझे वह घटिया शॉल दिखाया। यह उनका बड़प्पन ही था कि शॉल दिखाते समय उन्होंने भेंट किए जाने के प्रति एक बार पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। गवर्नर जनरल महोदय ने इतना उच्च कोटि का भाव प्रदर्शित किया था, परंतु हम लोग उनसे कुछ भी सीख नहीं सके। जमा खाने का प्रभारी, जो कि भारतीय ही था, मर चुका था और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि भी जबलपुर से विदा हो चुके थे। ऐसे में जमा खाने के उस प्रभारी ने यही ठीक समझा होगा कि जमा खाने में पड़ा हुआ वह घटिया शाल ही रानी साहिबा को भेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों, यह एक कथा थी विलियम हेनरी स्लीमन के संस्मरण से। मैं थोड़ा सा बड़े कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि हम 90 सेकेंड्स में अपनी दुनिया को समेटे जा रहे हैं। इससे हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है, जो आगे चलकर हमें बहुत ही हानि प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा लंबा बना रहा हूं कि आप ऐसी आदत डालें कि आपका जो अटेंशन स्पैन है, आपका जो फोकस है, उसकी जो टाइमिंग है और ज़्यादा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।